हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आज की क्लास में हम बातें करेंगे अधिगम की। अधिगम के आज अंतिम क्लास होने वाला है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम हम देख पा रहे थे, आज उनका अंतिम क्लास है। ठीक है, ये हम देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैं बताया हूं, हम पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम, ठीक है। और अधिगम में दो बातें हमने देखे थे। एक, अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत, अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत दो बातें हमने देखे थे। एक, व्यवहारवादियों का सिद्धांत, एक है व्यवहारवादियों का सिद्धांत, और दूसरा जिसे हम कहते हैं संज्ञानवादियों का सिद्धांत। क्या है? संज्ञानवादियों का क्या है? सिद्धांत। ठीक है। तो हम पिछले 2-3 क्लास में हम व्यवहारवादियों के सिद्धांत को हम देख रहे थे और देख चुके हैं। आज की क्लास में हम संज्ञानवादियों का सिद्धांत हम देखेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यही है, हम बात करेंगे संज्ञानवादियों का सिद्धांत। तो अंतिम क्लास होगा आज। ठीक है, चलिए, फिर जीन पियाजे भाई साहब पर आएंगे। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत। या इसी को हम कह देते हैं गेस्टाल्ट। ठीक है, गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत, इसी को हम कह देते हैं गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत। चलिए, इस सिद्धांत जो है इनकी हम परिचय देखते हैं। परिचय, सबसे पहले व्यवहारवादियों के सिद्धांत के अंतर्गत कई ऐसे विद्वान आए, कई ऐसे वैज्ञानिक आए। ठीक है, जैसे कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा। एक जिसे हम कहते हैं मैक्स वर्दीकर। क्या है भाई? मैक्स वर्दीकर, मैक्स वर्दीमर। ठीक है, एक और जिसे हम कहते हैं कोहलर। ठीक है, एक और है जिसे हम कहते हैं कट-लेविन। चौथे नंबर पर हम बात करें तो कट-कोप्पा। क्या है? कोप्पा। ये चार आप देखें संज्ञानवादी सिद्धांत दिए हैं चारों ने। ठीक है, चार संज्ञानवादी सिद्धांत को मानने वाले हैं। इसमें अगर हम मैक्स वर्दीकर की बात करें, ठीक है, तो मैक्स वर्दीकर के बारे में याद रखिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पहली बातें, ये भाई साहब कहाँ के थे ये याद रखेंगे। ये जो निवासी थे, मैक्स वर्दीकर जो निवासी थे, वो कहाँ के थे? हंगरी के। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1880 के पास, 1880 में। याद रखेंगे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है उत्पादक सोच। क्या है? उत्पादक सोच। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत को हम कहते हैं
किस नाम से जाना, रिक्त पूर्तिका का सिद्धांत। इसको हम कहते हैं रिक्त पूर्तिका का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं, रिक्त पूर्तिका का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए वहीं पर हम बात करें, इन्होंने एक सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना है इनको। ठीक है, एक सिद्धांत है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिद्धांत, और उस सिद्धांत का नाम क्या है, सूझ अंतर्दृष्टि, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की हम बातें करें तो जो प्रतिपादक है, प्रतिपादक याद रखेंगे, जो प्रतिपादक है या प्रतिपादन किया है, या प्रवर्तक जिसको हम कह सकते हैं, इस सिद्धांत का प्रवर्तक, इस सिद्धांत का प्रवर्तक वर्दीमर्थ हैं। और ये याद रखेंगे, इस सिद्धांत के प्रयोगकर्ता या जिन्होंने प्रयोग किया वो कौन है भाई, प्रयोगकर्ता कोहलर थे। किस सिद्धांत की मैं बातें कर रहा हूँ, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक वर्दीमर्थ थे, प्रयोगकर्ता कौन थे, ठीक है, कोहलर थे। साथ ही साथ याद रखेंगे सहयोगी, इस सिद्धांत के सहयोगी के बारे में याद रखेंगे, कटकोफा। क्या है, कटकोफा इसके सहयोगी थे, याद रखेंगे। कट-लेविन के बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने भी क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत को हम कहते हैं क्षेत्रवादी सिद्धांत, जिसको हम पढ़ेंगे क्षेत्रवादी सिद्धांत। ठीक है, क्या है, क्षेत्रवादी सिद्धांत। तो याद रखेंगे, इसमें हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्षेत्रवादी सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये नाम याद रखिए कि संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से जो है व्यक्ति आते हैं, मैक्स वर्दीकर, कोहलर, कट-लेविस और कटकोफा। याद हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखेंगे। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, इस सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत इसका हम परिचय अगर देखें तो इन्होंने दिया कौन है भाई, ठीक है, प्रतिपादक कौन है, इसलिए मैं वहां ऐसे लिख दिया क्योंकि सब चीज़ यहाँ लिखना था मुझे। ठीक है, तो प्रतिपादक कौन थे, मैक्स वर्दीकर, मैक्स वर्दीमर, याद रखिए। दूसरी बातें याद रखिए, प्रयोगकर्ता कोहलर। तीसरी बातें याद रखेंगे, सहयोगकर्ता, इस सिद्धांत, ठीक है, का सहयोग किया है या इस सिद्धांत को प्रतिपादन में सहयोग दिया है वो कोफका। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ ये भी याद रखेंगे, प्रतिपादन हुआ 1912 में। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो सूझ एवं बोल सकते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इस सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का जो प्रयोग किया है, ठीक है, याद रखिए इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया है, प्रयोग किस पर किया है भाई, एक बंदर पर किया है। बंदर कहने का एक चिंपांजी पर, किस पर, चिंपांजी, किस पर किया है, चिंपांजी। ठीक है, चिंपांजी पर इन्होंने क्या किया भाई साहब, जो है प्रयोग किया। ठीक है, और उस चिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान। ठीक है, क्या है,
उस चिंपांजी का क्या नाम था? सुल्तान नाम था। ठीक है, और जो है कितने प्रयोग किए? 2 प्रयोग किए। इस पर कितने प्रयोग हुए भाई? 2 प्रयोग हुए थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हुए थे। इस जो चिंपांजी, जो सुल्तान नामक चिंपांजी है, उन पर जो है 2 प्रयोग हुए थे। ठीक है, सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए कितने प्रयोग हुए थे? 2 प्रयोग। तो हम अगर देखिए प्रथम प्रयोग, ठीक है, या आप बोल सकते हैं प्रयोग नंबर फर्स्ट, या जैसे हम बोल सकते हैं प्रथम प्रयोग। अब देखिए प्रथम प्रयोग या प्रयोग नंबर फर्स्ट में क्या किया। ठीक है चलिए, क्या हुआ कि देखिए यहां पर एक बंद कमरा है, समझिएगा, थोड़ा चित्र को देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर क्या है? एक बंद कमरा है। ठीक है, यहाँ पर कई अनेक बॉक्स रखे हुए हैं। क्या है? कई अनेक क्या है? इस बंद कमरे में कई अनेक बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, इधर 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 3-4 कई अनेक क्या किए गए हैं? बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, इधर मैं एक और बॉक्स बना देता हूं। चले, इस प्रकार के कई अनेक क्या रखे गए हैं? बॉक्स रखे गए हैं। पहली बात है। दूसरी बात है समझिए, यहां पर है चिंपांजी। मैं चिंपांजी को बना देता हूं भाई, जैसा भी समझने के लिए। यहां पर है क्या है? चिंपांजी। ठीक है, यह है चिंपांजी, उसको हम कहेंगे चिंपांजी। ठीक है, चलिए अब यहां पर ऊपर क्या किया गया है? इसके ऊपर क्या लटका दिया गया है? ये जो ऊपर है, इसके ऊपर केला लटका दिया गया है। क्या लटका दिया गया है? इसके ऊपर केला लटका दिया गया है। ठीक है, ये प्रयोग हुआ था चिंपांजी के ऊपर। ठीक है, और क्या किया गया है? केला लटका दिया गया। अब देखिए चिंपांजी, या जिसे हम कहते हैं सुल्तान नाम का चिंपांजी था। ठीक है, उन पर प्रयोग किया गया था, प्रथम प्रयोग। इस प्रयोग में आप देखेंगे कि एक जो है कमरा है, उस कमरे में बहुत सारे बॉक्सेस रखे गए हैं। ठीक है, क्या है? बहुत सारे बॉक्सेस रखे गए हैं। चिंपांजी यहीं पर है और केला लटका दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चिंपांजी ने क्या किया कि बार बार इस केले को, भाई जाहिर सी बात है, बंदर या चिंपांजी जिस चीज़ को देखता है खाने की चीज़, उसको जो है उसको खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है खाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? कई बार प्रयास किया। क्या किया? प्रयास किया इस केलों को पकड़ने के लिए। ठीक है, नहीं पकड़ाया, लेकिन बाद में इनकी जो है सूझ विकसित हुई, सोचने की क्षमता विकसित हुई, और उन्होंने क्या किया कि ये जो बॉक्सेस लगी हुई हैं, बॉक्सेस पड़ी हुई है, इस बॉक्स को उठाकर इसमें रखते गए। ठीक है, इस बॉक्स को क्या किया गया? उठाकर बारी बारी से उठाकर इस बॉक्स को यहाँ ऊपर रखा। ऊपर रखने के बाद इसी बॉक्स में चढ़कर इस केले को क्या है? पकड़कर खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाई साहब हैं जिन्होंने प्रतिपादक किए, मैक्स वर्दिकर, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो है ये सूझ विकसित हुआ है, चिंपांजी के ऊपर ये सूझ विकसित हुआ है और अपने सूझ से उस केले को प्राप्त करने में सफल हुए। एक और इनके बाद एक और प्रयोग किया जिसे हम कहते हैं प्रयोग नंबर सेकेंड। और प्रयोग नंबर सेकेंड में सेम वही बातें हैं। ठीक है, एक
रूम है, उस रूम में फिर से मैंने क्या कहा, केला लटका दिया गया है, केला। यहाँ पर चिंपांजी है, ठीक है, सुल्तान नामक क्या है भाई, चिंपांजी है, सुल्तान नामक चिंपांजी है। और यहाँ पर क्या किया गया, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, 2 छड़ी रख दी गई है, ठीक है। इस बार बॉक्स न रख कर क्या कर दिया गया, 2 छड़ रख दी गई। क्या है ये, छड़ है। ठीक है, इस प्रकार के क्या किए गए, 2 छड़ रख दिए गए। अब ये छड़ किस प्रकार का छड़ है भाई, ये छड़ ऐसा छड़ है कि 2 छड़ों को हम जैसे पास मिलाते हैं, ठीक है, ऐसा छड़ का प्रयोग किया कि जैसे ही 2 छड़ों को हम पास में मिलाते हैं, छड़ जो है दोनों छड़ जुड़ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने पहले फिर से ये जो पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, तो उन्होंने सूज के साथ क्या किया, इन दोनों छड़ों को पकड़ा, और जैसे ही पकड़े तो ये दोनों छड़ एक दूसरे में जो है जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, छड़ क्या है, एक के ऊपर ये जुड़ गया। और छड़ जुड़ने के बाद, ठीक है, ये क्या किया, इसी छड़ को लेकर, इसी छड़ी से लेकर इस केले को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और इस प्रकार से क्या किया, केले को खा लिया। तो ये जो वर्दीमर साहब हैं, और इन्होंने जो प्रयोगकर्ता जो है कोल्हर साहब थे, ठीक, प्रतिभागा कौन थे, सॉरी, ये प्रयोगकर्ता कौन थे भाई, कोल्हर साहब ने। इन्होंने देखा कि भाई जो चिंपांजी है, जो सुल्तान नामक चिंपांजी है, वो अपने सूझबूझ के साथ क्या किया, केले को प्राप्त कर लिया। तो देखिए यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आती है, ठीक है, एक निष्कर्ष निकल के आती। कैसे निष्कर्ष भाई, कि जो व्यवहारवादियों ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि भाई प्रयोग जो है आप प्रयास करिए, लगातार उस चीज़ को प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, ठीक है, और प्रयास करने के बाद आप सफल होंगे। लेकिन यहाँ पर संज्ञानवादियों को कहना है कि व्यक्ति के मन में, उसके दिमाग में सूझ विकसित हो जाता है, चेतना विकसित हो जाता है, तब वो अपने आप काम कर लेता है। प्रयोग करने या बार बार प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए चिंपांजी ने बार बार प्रयास नहीं किया, सोच विकसित हुई कि भाई मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। तो ये सोच जैसे विकसित हुई तो क्या हुआ, केले को प्राप्त कर लिया। तो वैसी व्यक्ति का, ठीक है, जो बालक है, बच्चे हैं या व्यक्ति है जिसमें सूझ विकसित हो जाती है, तो कोई भी समस्या आएगी तो सूझ के साथ उनका समाधान करेंगे, ऐसा निष्कर्ष निकाला। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए दूसरा, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रवादी का सिद्धांत, एक कहा जाता है, ये पहला हम देख चुके हैं सिद्धांत, ये पहला क्या है, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दूसरा जिसे हम कहते हैं क्षेत्रवादी का सिद्धांत, क्षेत्रवादी सिद्धांत, इसको समझिएगा। याद रखेंगे जो प्रतिपादक है वो कौन है, कट-लेविन थे। याद रखें प्रतिपादक कौन थे भाई, कट-लेविन थे। और इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक बुक थी, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, क्या बुक थी भाई, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, इस नाम की एक बुक थी। ठीक है, और इस नाम की बुक में एक शब्द का प्रयोग किया है, एक शब्द का प्रयोग किया है, और उस शब्द का नाम है जीवन देश। एक शब्द का प्रयोग किया है, उस शब्द का क्या नाम है, जीवन देश। ठीक है, इस जीवन देश के दो भाग हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, एक शब्द का प्रयोग किया है जिसे हम कहते हैं जीवन देश। ठीक है, चलिए, इस जीवन देश के दो भाग हो सकते हैं। ठीक है,
एक भाग क्या कहलाता है? आंतरिक भाग कहलाता है। ठीक है, इसके क्या है? दो भाग है। एक भाग क्या कहलाता है? आंतरिक भाग कहलाता है इस जीवन देश के। ठीक है, ये पूरे जो है एक चीज़ को क्या माना है? जीवन देश माना है। और एक भाग, इसके दो भाग हैं, एक भाग आंतरिक भाग और दूसरा भाग बाह्य भाग माना है। ठीक है, एक भाग आंतरिक और दूसरा बाह्य भाग। आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है? ठीक है, आंतरिक भाग में किसी व्यक्ति की बुद्धि शामिल है, किसी व्यक्ति का चिंतन शामिल है, किसी व्यक्ति का संवेग शामिल है, संवेग शामिल है, किसी व्यक्ति का मूल प्रवृत्ति शामिल है। क्या शामिल है? मूल प्रवृत्ति शामिल है। बाह्य भाग में क्या क्या शामिल है? ठीक है, बाह्य भाग में कुछ वातावरण शामिल है। क्या है? वातावरण। वातावरण किस प्रकार के वातावरण शामिल है भाई? समाज का वातावरण शामिल है, जिस समाज में आप रहते हैं। परिवार का वातावरण शामिल है, जिस परिवार में रहते हैं वहाँ का वातावरण। उस देश का वातावरण शामिल है। ठीक है, कहीं विद्यालय जाते हैं उसका वातावरण शामिल है, कहीं ऑफिस जाते हैं उसका वातावरण शामिल है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। इस जीवन देश है, इस जीवन देश में एक व्यक्ति है मान के चलिए। ठीक है, और इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है, इस व्यक्ति के दो भाग हैं। एक भाग जिसे हम कहते हैं आंतरिक भाग, दूसरा बाह्य भाग। आंतरिक भाग, किसी व्यक्ति का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? अंदर की भागे, कहने का मतलब उनमें जो बुद्धि विकसित होती है, उनमें जो चिंतन विकसित होता है, संवेग विकसित होती है। ठीक है, संवेग कहने का इमोशन वगैरह। ठीक है, इमोशन वगैरह जैसे घृणा हो गया, प्यार हो गया, ये सब। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जन्मजात। जन्मजात, ठीक है, मूल प्रवृत्ति का मतलब जन्मजात। जन्म से आपको मिला है, जन्म से आप क्या किया है? आपको मिला है, अनुवांशिक रूप से आप इनहेरिट किया हुए हैं। ठीक है, जैसे किसी को जैसे होता है ना कि शुरू से ये आदत होता है कि प्याज काटते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कोई चीज़ ऐसा खाने से उनको जो है एलर्जी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो जन्मजात होती है, जन्म से होती है, अनुवांशिक होती है। ठीक है, किसी को बैगन खाने से क्या होता है भाई? एलर्जी हो जाती है। प्याज काटते समय किसी की आंखों में आंसू हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये जन्मजात होते हैं। ठीक है, कई लोगों को नहीं होता, कई लोगों की आंखों में आंसू नहीं आता। ठीक है, चलिए, तो ऐसे वो हम क्या कहते हैं? आंतरिक भाग कहते हैं। ठीक है, जो किसी व्यक्ति की वृद्धि, ठीक है, उसकी बुद्धि, चिंतन, संवेग जो है, मूल प्रवृत्ति आदि देखने को मिलती है। दूसरा होता है बाह्य भाग। बाह्य भाग में कुछ वातावरण है। कैसे बाह्य भाग? ठीक है, वो व्यक्ति अगर किसी समाज, जिस समाज में रहता है उस समाज से कुछ सीखता है, समाज में है उस समाज से क्या करता है? सीखता है। ठीक है, वहाँ से वो ग्रहण करता है। परिवार में, ठीक है, परिवार के जो वातावरण है वहाँ से कुछ सीखता है, देश से कुछ सीखता है, विद्यालय जाता है वहाँ से कुछ सीखता है, ऑफिस जाता है वहाँ से कुछ सीखता है। ठीक है, तो विभिन्न प्राणी कहा जाता है विभिन्न प्रकार के वातावरणों से घिरा हुआ है। समाज है, परिवार है, देश, विद्यालय है। अगर इन सभी से वो क्या करते हैं? ठीक है, सीखते हैं, तब इसे कहते हैं बाह्य भाग। तो क्षेत्रवादी सिद्धांत यही कहते हैं कि जो है जीवन देश जिसमें व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति की दो बातें हैं, एक आंतरिक भाग और बाह्य भाग। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आप क्या करिए? याद रखिए। बस इतना सा क्षेत्रवादी सिद्धांत। क्षेत्रवादी मतलब क्षेत्र पर डिपेंड। क्षेत्रवादी सिद्धांत मतलब अनेक अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से व्यक्ति सीखता है। क्षेत्रवादी का मतलब वही है ना, अलग अलग फील्ड से अलग अलग क्षेत्र। कोई समाज में रहता है, समाज से सीख रहे हैं, परिवार में परिवार से, देश, विद्यालय, ऑफिस। ठीक है, और आंतरिक भाग। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र हुए, तो इसलिए क्या कहा गया है? क्षेत्रवादी सिद्धांत कहा गया। चलिए, थर्ड नंबर में हम बात करेंगे। थर्ड नंबर का जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं अष्टपक्षी सोपानकी का सिद्धांत। क्या है? अष्टपक्षी
अष्टपक्षी सोपानकी का सिद्धांत। अब ये अष्टपक्षी सोपानिकी का सिद्धांत का मतलब क्या है, इन वर्ड को थोड़ा समझिए, ठीक है। अष्टपक्षी का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 8, अष्ट का मतलब होता है 8, ठीक है, और सोपानिकी का मतलब होता है क्रमबद्ध। क्या है? क्रमबद्ध, ठीक है। तो देखिए जो अष्टपक्षी सोपानिकी के सिद्धांत में आपको देखने को नजर आएगी 8 प्रकार के स्तर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 8 पक्षी मतलब 8 पक्ष या 8 प्रकार के स्तर को देखने को मिलेगा। और सोपानिकी कहने का मतलब 8 प्रकार के स्तर जो है क्रमबद्ध रखे गए हैं, ठीक है। क्या है? क्रमबद्ध रखे गए हैं। चलिए, जिसको हम कहते हैं, इसको 8 अधिगम स्तर, इसको हम कहते हैं 8 अधिगम स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 8 अधिगम स्तर के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। जो कि क्या है? ये पूरी तरह से क्रमबद्ध है। क्या है भाई? क्रमबद्ध है, ठीक है। इसका प्रतिपादक किसने किया है? प्रतिपादक किसने किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रतिपादक करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट गैने। क्या थे? रॉबर्ट गैने। अगर हम स्तर की बात करें, स्तर की बात करें तो 8 है, ठीक है। 8 में से 1 से 3 जो स्तर है, ठीक है, 1 से 3 तक के जो स्तर है वो याद रखेंगे। वो स्तर 1 से 3 तक के जो स्तर है वो क्या है भाई? वो मानव एवं पशु, ठीक है। इस स्तर पर मानव और पशु अधिगम कर सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं मानव और पशु द्वारा क्या किया जाता है? अधिगम या सीख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 1 से 3 तक जो स्तर बताए गए हैं, ठीक है, वो किससे मिलता जुलता है भाई साहब? ये जो मिलता जुलता है वो किससे मिलता है, ठीक है? व्यवहारवादियों के सिद्धांत से मिलता है। किसके सिद्धांत से मिलता है? व्यवहारवादियों के सिद्धांत। ये जो है व्यवहारवादियों के सिद्धांत, वादियों के सिद्धांत के जैसे हैं, ठीक है। चलिए, फिर वही हम बात करें कि जो बच गया, कितने बच गए? 4 से 8। 4 से 8 जो स्तर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ मानव द्वारा क्या कर सकते हैं? अधिगम कर सकते हैं, अधिगम। और ये जो सिद्धांत है, ये जो स्तर है 4 से 8, वो संज्ञानवादी के जैसे हैं, संज्ञानवादियों के सिद्धांत के जैसे हैं, ठीक है। संज्ञानवादियों के सिद्धांत के जैसे हैं, ठीक है। इसको और समझेंगे जब हम ये स्तर देखेंगे, ठीक है। जो रॉबर्ट गैने साहब ने क्या किया? स्तर को एक पिरामिड के रूप में रखा। क्या किया? स्तर को क्या किया? एक पिरामिड के जैसे इन्होंने बनाया, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या हो गया है? कितने स्तर हो गए? 8 स्तर हो गए। इस 8 स्तर में सबसे ये पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, सॉरी, स्तर नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इसमें से जो 8वां स्तर है इसको हम कहते हैं उच्च स्तर। इसको किस नाम से जाना जाता है? उच्च स्तर। और पहला स्तर उसके हम कहते हैं निम्न स्तर। क्या कहते हैं भाई? निम्न स्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, एक चीज और याद रखिए, इनमें से जो 3 स्तर है, ठीक है, 1 2 3,
ये 3 स्तर किसके लिए है, जैसे कि आप जानते हैं मानव और किसके लिए, मानव एवं पशु के लिए है। ये जो स्तर है किसके लिए भाई, मानव एवं पशु के लिए है। 4 से 8 तक जो स्तर है सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ मानव के लिए, ठीक है। हालांकि मानव जो है, याद रखिए, अगर मानव के लिए किया जाए, मानव के लिए माना जाए, ठीक है, तो 1 से 8 तक पूरा है। आप देख सकते हैं 1 से 8 तक पूरा, क्यों, क्योंकि मानव भी इसमें शामिल है, 1 से 3 में मानव भी शामिल है और 4 से 8 में मानव भी शामिल है। यदि आपसे पूछा जाता है कि जो 8 स्तर है उसमें सिर्फ मानव के लिए, सिर्फ ये वर्ड पूछे कि सिर्फ मानव के लिए, तो 4 से 8 है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कितने स्तर में मानव जो है अधिगम कर सकते हैं, ठीक है, तो 8 में कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मानव ही कर सकते हैं, सिर्फ मानव ही कर सकते हैं, तो वो क्या है, 4 से 8 है। तो अधिगम के स्तर है। अब चलिए, अब इस स्तर के नाम भी हम लिख लेते हैं। इस स्तर के हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। प्रथम स्तर इसको कहा जाता है और इस स्तर को हम क्या कहते हैं, संकेत अधिगम स्तर कहते हैं, अधिगम स्तर कहते हैं। दूसरे स्तर को हम किस नाम से जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया स्तर। तीसरा श्रृंखला अधिगम स्तर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई, ठीक है, श्रृंखला अधिगम स्तर, अधिगम स्तर कहते हैं। चौथा स्तर जिसे हम कहते हैं शाब्दिक अधिगम स्तर, शाब्दिक अधिगम स्तर। पांचवा स्तर जिसे हम कहते हैं बहुविभेदनात्मक अधिगम स्तर, बहुविभेदनात्मक अधिगम स्तर। छठा स्तर जिसे हम कहते हैं संप्रव्यय अधिगम स्तर, संप्रव्यय अधिगम स्तर। 7वें नंबर के स्तर को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत अधिगम स्तर। क्या किस नाम से जाना जाता है भाई, सिद्धांत अधिगम स्तर। और अंतिम जिसे हम कहते हैं उच्च स्तर, उसको हम कहते हैं समस्या समाधान अधिगम स्तर, ठीक है, समस्या समाधान अधिगम स्तर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो 8 अधिगम के 8 स्तर बताए गए हैं गैगे साहब ने। जो 1 से लेकर 3 तक है वो मानव के साथ साथ पशु के लिए भी है। 4 से लेकर 8 तक है वो सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए है। पहले स्तर में संकेत अधिगम स्तर, दूसरे स्तर को हम उद्दीपक अनुक्रिया स्तर, तीसरे स्तर को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला अधिगम स्तर, चौथे स्तर को शाब्दिक जो है अधिगम स्तर, पांचवे के बहुविभेदनात्मक अधिगम स्तर, छठे को संप्रदाय अधिगम स्तर, सातवें को सिद्धांत अधिगम स्तर और आठवें को समस्या समाधान अधिगम स्तर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, और अधिगम किस प्रकार से चलती है, पहले जो है कहाँ से, इस प्रकार से चलती है। अधिगम का जो है किस प्रकार से ये काम करती है, ये सरल से कठिन की ओर काम करती है। कहने का मतलब है वो किस प्रकार से कार्य करती है, इस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है। किस प्रकार से कार्य करती है भाई, जो सरल से कठिन की ओर कार्य करती हैं। ये जो आप एरो देख रहे हैं, इस एरो का मतलब क्या है, 1 से लेकर 8 तक इस प्रकार से ये,
ठीक है, ये इस प्रकार से कार्य करती हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही भाई। चलिए इसको 2 मिनट हम जो है वेट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है थोड़ा, और 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसको पढ़िए, देखिए। ठीक है, फिर सबको हम देखेंगे संकेत अधिगम स्तर क्या है, उद्दीपक क्या, 8 स्तर की हम चर्चा करेंगे, सबकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, बस 2 मिनट का ब्रेक है। चलिए चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 8 स्तर मैंने बताया है, मैं समझा चुका हूँ। 1 से 3 तक जो, हाँ 1 से 3 तक जो व्यवहारवादियों के समान है। ठीक है, ये जो है क्या है भाई, ये जो 1 से 3 तक किसके समान है, व्यवहारवादियों के समान के समान। ठीक है, जो 1 से 3 तक जो स्तर है ये व्यवहारवादियों के समान है,
और 4 से 8 तक हो वो संज्ञानवादियों के समान है, संज्ञानवादियों के समान है। ठीक है, तो व्यवहारवादियों समान जो संज्ञानवादी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या है 4 से 8 और 1 से 3 तक जो है व्यवहारवादी के जैसे हैं। क्लियर है बातें? चलिए अब देखते हैं एक एक करके हम बातें करेंगे। सबसे पहले संकेत अधिगम, सबसे पहले हम देखेंगे संकेत अधिगम स्तर। सबसे फर्स्ट हम क्या कहें, संकेत अधिगम स्तर। अब देखिए संकेत अधिगम स्तर कहने का मतलब क्या है कि अधिगम का आधार क्या होगा, अधिगम का आधार क्या होगा भाई, संकेत होगा। ठीक है, संकेत, संकेत मतलब कोई भी इशारा हो सकता है। ठीक है, कोई भी चित्र दिखाकर हम बोल सकते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं मानव के लिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए है, पशु और मानव के लिए है। अगर हम मानव के लिए बात करते हैं, ठीक है, मानव में बच्चे के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चे को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं, बेटा A4 क्या होता है, एप्पल होता है, हम सिखाते हैं। ठीक है, A4 क्या होता है, एप्पल होता है, B4 क्या होता है, बॉल होता है। ठीक है, A4 क्या होता है, एप्पल होता है, B4 बॉल होता है। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। अब सिखाते हैं, ठीक है, कि ठीक है, जैसे ही हम बॉल दिखा देंगे समझ जाएंगे ये B4 बॉल है। ठीक है, हम A4 एप्पल, एप्पल दिखाएंगे तो समझ जाएगा हम ये एप्पल है। ठीक है, तो चित्र के हिसाब से, इशारे के हिसाब से, संकेत के हिसाब से, संकेत चित्र के हिसाब से हम उनको सिखाते हैं। तो बाद में एप्पल को देखें तो समझ जाते हैं A4 एप्पल है, बॉल को देखेंगे B4 बॉल है। या कोई भी चित्र, अगर हम ये बेटा ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये शेर है, ये बिल्ली है, चूहा है, ये मेढक है, इस प्रकार से चित्र को हम दिखाते हैं संकेत से, तो वो सीख जाते हैं भाई हाँ ये हाथी है। बाद में ये देखेंगे सीखने के बाद तो जो है पापा ये हाथी है, ये घोड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से सीख जाते हैं। अगर पशुओं के लिए करें, ठीक है, पशुओं के लिए भी कहा गया है संकेतवाचक। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर में अगर समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे कुत्ते को हम क्या करते हैं, कुत्ते को अगर कोई भोजन देते हैं, ठीक है, समझिएगा, कुत्ते को हम भोजन देते हैं तो क्या जाता है, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि छत्तीसगढ़ी भाषा में तू ऐसे करके, तो समझ जाता है कि भोजन के लिए बुला रहा है। ठीक है, फिर भग बोलते हैं तो समझ जाते हैं वो भगाने के लिए बोल, इस प्रकार की। ठीक है, फिर गाय को जैसे छत्तीसगढ़ में तो लो करके ऐसे देते हैं ना गाय को, ठीक है, कुछ खाने का, तो वो समझ जाते हैं खाने के लिए। तो ये संकेत है जानवरों में भी, या किसी भी बिल्ली हो, कुत्ता हो, जो भी जानवर है आप पाले हैं, ठीक है, वहाँ संकेत देने पर वो समझ जाता है कि मुझे ये करना है या मुझे ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या है, संकेत अधिगम स्तर। जहाँ अधिगम, यह अधिगम का मतलब है सीखना, और सीखने का जो आधार है वो संकेत है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं संकेत अधिगम स्तर। तो मैंने कहा ये मानव के लिए भी है और पशुओं के लिए भी है, कोई भी पशु। ठीक है, दूसरा जिसे हम कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। क्या है भाई, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। अब उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का मतलब क्या है, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का मतलब क्या है, देखिए ये सिद्धांत मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है, ये सिद्धांत मिलता जुलता है थॉर्नडाइक के नियम से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से क्या करता है, मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। ठीक है, कि भाई साहब थॉर्नडाइक ने कहा था कि जब हम कोई किसी लक्ष्य को प्राप्त करने, उद्दीपक का मतलब क्या होता है, लक्ष्य,
अनुक्रिया का मतलब कोई क्रिया करना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको हम अनुक्रिया कहते हैं, और वो लक्ष्य क्या है, उद्दीपक। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब उद्दीपक जो है अनुक्रिया करते हैं, तब हम क्या करते हैं, ठीक है, तब क्या बन जाता है, ठीक है, एक अनुबंध बन जाता है, हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो इसी को हम कहा जाता है, इसी को कहा जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये कहलाता है सेकंड अधिगम, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया। चलिए थर्ड जो है एक है जिसे हम कहते हैं श्रृंखला अधिगम स्तर, ठीक है, एक कहला जाता है श्रृंखला अधिगम स्तर, अधिगम स्तर। अब श्रृंखला अधिगम स्तर का मतलब, कहने का मतलब है, देखिए बच्चों को किस प्रकार से सिखाई जाती है, ठीक है, जैसे हम बात करें बच्चों क्या किसी सिखाने के लिए, तो किस प्रकार से, बेटा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ठीक है, फिर A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, ऐसे सिखाते हैं, ठीक है। फिर हम सिखाते हैं आ, ठीक है, ई ऊ, इस प्रकार से सिखाते हैं। आ से अनार, ठीक है, अ से हम बोल दिए अनार है, आ से आम है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे क्या होता है, मिस्टेक कर जाते हैं, भाई जाहिर सी बात है। गिनती गिनेंगे 1 2 4, 1 2 के बाद 4 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं, कभी 8 आ जाता है, होता है कि नहीं, बच्चे जो स्टार्टिंग में सीखते हैं। तो कहा जाता है कि इस अधिगम, श्रृंखला अधिगम के अनुसार, जैसे मान के चलिए बच्चे ने एक मिस्टेक किया कि 1 2 के बाद वो 3 को छोड़ के क्या किया, वो 4 बोल दिया, 3 को स्किप कर दिया और उन्होंने क्या किया, 4 बोल दिया। इसका मतलब क्या है, जिस श्रृंखला में हम चल रहे हैं, जिस श्रृंखला में बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या बच्चे सीख रहे हैं, जिस श्रृंखला में, चाहे 1 2 3 हो, ए फॉर एप्पल हो, आ ई हो, ठीक है, किसी एक में जब मिस्टेक किया जाता है, कोई भी 1 2 मिस्टेक किया जाता है, तो जो मिस्टेक होता है उसी में भी क्या की जाती है, उसी में सिर्फ सुधार की जाती है, न कि पूरे श्रृंखला में, ठीक है, न कि क्या है, पूरे श्रृंखला में। अगर पूरे श्रृंखला में सुधार करेंगे, फिर से बोलेंगे बेटा कि ये, ठीक है, ये 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, ये सुधार की जाती है, ठीक है। भाई बेटा आपने क्या किया, मिस्टेक किया, 3 को मिस्टेक किया, ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 4 आएगा। तो 3 वाले को आप क्या के फोकस करेंगे, ठीक है, सिखाने के लिए। उन्होंने बोला A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, D फॉर डॉग बोल दिया, C फॉर कैट बोल गया, बेटा C फॉर कैट कहाँ गया, इसके बाद C फॉर कैट आएगा। ये होता है क्या है, श्रृंखला अधिगम। तो श्रृंखला में ही बच्चों को क्या किया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इसको कहते हैं श्रृंखला अधिगम स्तर, ठीक है। तो कहने का मतलब है पूरी श्रृंखला को हम उसको सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मिस्टेक हुआ है वहीं पर सुधार करने की ज़रूरत है, इसी हम कहते हैं, ठीक है। चलिए श्रृंखला अधिगम स्तर। अब देखिए तीसरे के बाद हम चलते हैं चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, शाब्दिक अधिगम स्तर। क्या बोलते हैं, शाब्दिक अधिगम स्तर। शाब्दिक अधिगम स्तर कहने का मतलब है शब्दों से सीखते हैं, शब्दों से क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या होता है, शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। हम जैसे शब्दों से सीखते हैं, ठीक है, कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या कोई स्मरण कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ जो शब्द लिखे गए हैं, बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जो शब्दों से सीख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं। देखिए अब ये जैसे कि मैंने बताया 3 तक, ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, व्यवहारवादियों से संबंधित है, क्या है, व्यवहारवादियों से, ठीक है, के जैसे हैं। और व्यवहारवादियों ने क्या कहा है, लगातार आप प्रयत्न करेंगे सीखने के लिए, ठीक है, अनुबंधन बनेगा,
किसी अनुक्रिया के जो है अनुक्रिया करेंगे उद्दीपक के लिए, अनुबंधन बनेगा तो आप सीखेंगे, ठीक है। लेकिन संज्ञानवादियों का कहना है 4 से 8 तक जो दिया गया है वो संज्ञानवादी से मिलता जुलता है, और संज्ञानवादी चेतना पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, बुद्धि पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सूझबूझ पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि सूझबूझ समझ बुद्धि का प्रयोग करके आप सीखेंगे, आप किस समस्या को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस शब्दों जो है शाब्दिक अधिगम का स्तर इसको हम कहते हैं। 5वें नंबर पर हम देखें, ठीक है, संप्रयत्न अधिगम स्तर, संप्रयत्य अधिगम स्तर, अधिगम स्तर, ठीक है। इस अधिगम स्तर में क्या होता है भाई कि जो मस्तिष्क में बनने वाली, ठीक है, मस्तिष्क में क्या मैंने कहा, मस्तिष्क में बनने वाली चित्र या बिंब से सीखते हैं, ठीक है, कि भाई मस्तिष्क में बन गए, ठीक है, कि इन्होंने जो है मान के चले कोई किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, किसी चित्र कि ये भाई ये इसका फोटो है, ये इसका चित्र है, ठीक है। तो मस्तिष्क में क्या होगा, एक छाया चित्र बन जाता है, ठीक है, एक बिंब बन जाएगा, फोटो छप जाता है कि भाई इन्होंने ये कहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है। तो इसको हम कहते हैं मस्तिष्क में बनने वाले चित्र से जब सीखते हैं तो उसको कहते हैं संप्रदाय अधिगम स्तर। एक और स्तर जिसे हम कहते हैं, सॉरी एक स्तर छूट गया है, ये इसको हम मान लेते हैं 6वां है, एक्चुअली ये 6वां स्तर है, ये 5वां इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि 5वां कुछ और है, ये लिखना भूल गया। 5वां है बहु विभेदात्मक अधिगम स्तर, विभेदात्मक अधिगम स्तर, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों में अंतर समझ जाता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों में क्या होता है, अंतर समझ आता है, अंतर समझ जाता है, ठीक है। जैसे हिंदी में एक वर्ड है, ठीक है, हिंदी में एक वर्ड है कनक कनक ते सौगुनी, ठीक है, आपने सुने होंगे, एक जो है हिंदी में आपको आता है कनक कनक ते सौगुनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कनक का जो है मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है, ये आप हिंदी में पढ़े होंगे। तो ये 2 लग तो एक ही रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, लग एक ही रहा है, नाम तो एक ही है कनक, ठीक है, क्या है, नाम तो एक ही है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर है। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, आप समझ विकसित हो जाते हैं, दोनों में आप अंतर समझ जाते हैं। तो सेम जैसे दिखने वाले चीज़ों में आप अंतर ढूंढ लेते हैं तो उसे कहते हैं बहुविभेदनात्मक, विभेद कर लेते हैं बहुत सारे चीज़ों में, ठीक है, बहुत सारे चीज़ जो एक जैसे चीज़ है उसमें हम विभेद कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं बहुविधात्मक। चलिए फिर बच गए 3, उसमें से 3 में छठा है, कौन सा है, 6 हो गया ना, 4 5 6 भी हो गए, चलिए 6 मैं यहाँ लिख दिया। 6 के बाद ये क्या है, 7 क्या है, सिद्धांत अधिगम, क्या है, सिद्धांत अधिगम। और सिद्धांत अधिगम किस प्रकार का है, ऐसा कहा जाता है कि सिद्धांत अधिगम इस प्रकार काम करते हैं कि ऊपर फेंकी हुई वस्तु, ठीक है, नीचे गिरता है, तो जाहिर सी बात है, तो ये तो भाई साहब गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बोलता है, ठीक है, जैसे ही आप ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण जी के कारण, ठीक है, वो नीचे ज़मीन पर गिरेगा ही, ठीक है। तो ये सिद्धांत अधिगम का स्तर इन्होंने बताया। 8वां और अंतिम है, क्या है, समस्या समाधान अधिगम स्तर, समस्या समाधान अधिगम स्तर,
इस स्तर को सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ स्तर बताया है। पहली बात तो ये क्या है, सबसे उच्च स्तर है, सबसे क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, उच्च स्तर है। दूसरी बात इसको क्या है, सर्वश्रेष्ठ स्तर कहा गया है। तीसरी बात, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बुद्धि चेतना, इसमें बुद्धि चेतना चिंतन, चेतना या फिर जिसे कहते हैं चिंतन से, बुद्धि चेतना चिंतन से, मानसिक शक्तियों से आप क्या कर सकते हैं, किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं समस्या समाधान स्तर। तो ये जो आठों के आठों क्या हो जाते हैं, आपका फिनिश हो जाता है। उच्च स्तर 8वां है समस्या समाधान, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कहलाता है आपका अष्टपक्षी सोपानिकी सिद्धांत। ठीक है, 8 अधिगम के स्तर, और ये सोपानिकी का मतलब जैसे कि मैंने बताया क्रमबद्ध। ठीक है, क्रमबद्ध एक से लेकर चलता है, क्या होता है, क्रमबद्ध चलते रहता है। ठीक है, चलिए एक और सिद्धांत है, चौथे नंबर पर हम बात करें तो एक और सिद्धांत है। हमने कितने सिद्धांत देख लिए भाई, अगर देखें तो ये हमने सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखे, क्षेत्रवादी सिद्धांत है, अष्टपक्षी सोपानिकीय सिद्धांत देखें, और भी चौथे नंबर का हम सिद्धांत देखेंगे जिसे हम कहते हैं अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। क्या है, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। ठीक है, चलिए इस सिद्धांत है क्या चीज, सिद्धांत किस पर कार्य करता है, डायरेक्ट हम सिद्धांत के ऊपर आते हैं। ठीक है, सिद्धांत किस पर कार्य करता है, सिद्धांत इस पर कार्य करता है कि मानव दूसरों के व्यवहार को देखकर क्या करता है, सीखता है। क्या करता है, मानव दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कहा है कि मनुष्य जो है समाज में या जहाँ भी परिवार में जो चीज़ हो रहा है उसी को सीखता है। छोटा बच्चा क्या है कि भाई परिवार में जैसे ही इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, जैसे चीज़ घटित होगी, ठीक है, वैसे ही सीखता है, दूसरे के व्यवहार को देख सीखता है। समाज में यदि या आपके परिवार में कहा गया कि भाई ये हमारे जो है हमसे बड़े हैं, इनका आदर सम्मान करो। ठीक है, उनके परिवार वाले जब किस कोई आते हैं तो रेस्पेक्ट से बैठाते हैं, आदर सम्मान करते हैं, पानी पिलाते हैं। बच्चे उसी को देखकर सीखते हैं। ये समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, हाय हेलो करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार दूसरों की हेल्प करते हैं, समाज में रहकर दूसरों की जो है, ठीक है, इस प्रकार की हेल्प करते हैं। तो ये बच्चे या जो भी व्यक्ति उसको देखकर सीखते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को हम कहते हैं, ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत जो दिया है वो किस पर दिया है, व्यवहार को देख कर गया। ठीक है, चलिए इसको हम बोल सकते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कि समाज में जो चीज घटित हो रही है, कि मानव एक दूसरे के व्यवहार को देखकर सीख रहे हैं। तो समाज में दो चीज घटित हो रही है, उसे सीख रहे हैं, उसे हम कहते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलिए
तो ये था कुछ सिद्धांत, बस इसके बारे में बस इतने भी याद रखिए। हालांकि इन्होंने प्रयोग किया था, 2 प्रयोग किया था, ठीक है। एक प्रयोग किया था कि गुड़िया पर, ठीक है, जो निर्जीव थे, निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया था, और प्रयोग नंबर दूसरा किया था, ठीक है, एक जोकर पर, जोकर जो क्या थे, सजीव थे, क्या थे, सजीव थे, ठीक है, क्या थे भाई, जो सजीव थे। ऐसे प्रयोग किया था कि गुड़िया को एक गार्डन में रख दिया गया था, निर्जीव गुड़िया को, ठीक है। एक कहा जाता है कि एक महिला जो उनसे जाकर टकरा जाती है, ठीक है, और निर्जीव गुड़िया टकराने के बाद महिला के व्यवहार में ऐसा चेंज आता है कि वो उनसे खफा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद गुड़िया को उठा पटक के उसको जो है, ठीक है, मारते रहती है। फिर और कई लोग इनको देखते हैं, ठीक है, कई लोग को दिखाया जाता है ये दृश्य, बाद में फिर जो है वहाँ जाके उस गुड़िया को मारते हैं। इस प्रकार से उन्होंने किया था, ठीक है। तो इससे क्या समझ आता है कि जो महिला ने उस गुड़िया के सामने किया, उनकी गुड़िया के साथ किया, ठीक है, जो निर्जीव गुड़िया के साथ किया, तो वो सभी कर रहे हैं उनको व्यवहार को देखकर, ठीक है। ये प्रयोग फेल हो गया था, कहने का मतलब अमान्य कर दे, क्योंकि भाई निर्जीव है। अब निर्जीव में क्या है, वो क्या करेंगे, निर्जीव में ऐसे क्या चीज़ होंगे, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे आप देखते हैं आसपास अपने लोगों में, अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, गलती किसकी है पता नहीं, मान के चलिए एक कार वाले ने, ठीक है, एक कार वाले ने बाइक वाले का एक्सीडेंट कर दिया, या फिर किसी प्रकार के दोनों का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। लोग जमा हो जाएंगे और कार वाले को ठोकेंगे, 1 2 4 ठोकना स्टार्ट करेंगे तो 8 10 आ जाएंगे, ठोकना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ठीक है, व्यवहार को देख के सीख रहे हैं कि भाई गलती किसकी है, इनको मालूम नहीं। हो सकता है बाइक वाले ने क्रॉस कर दिया होगा और कार वाले सामने जो है कार वाले के सामने आ गए, ठीक है, या साइकिल वाले के साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग व्यवहार किस प्रकार से देखते हैं, गलती किसकी है ये नहीं देख रहे हैं। वहाँ पर 1 2 लोग ठोकाई कर रहे हैं कार वालों का, तो वो भी ठोकने स्टार्ट कर देते। तो क्या है, व्यवहार में आता है। जो चीज़ हम देखते हैं, व्यवहार सामने हमारा, हम जो चीज़ देखते हैं उसी पर हम फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो समाज में बहुत सारी चीज़ घटना आपको देखने को मिलती है, बिना जो है सुने, बिना जाने, बिना कुछ देखे, ठीक है। जैसे सामने वाला जो बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और वैसे वो कर रहे हैं वैसे हम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मानव दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो अच्छा हो। ये था अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, जो सामाजिक संज्ञानात्मक पर बेस्ड था, जिसको हम कहते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। चलिए, तो ये 4 के 4 सिद्धांत हो गए। अगली बार ये तो आज हम यहीं पर रखेंगे, क्योंकि अगली बार जो आएगा वो सिद्धांत, एक सिद्धांत हम पढ़ेंगे अब जो है जीन पियाजे पर आएंगे भाई साहब, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो ये हम देखेंगे जीन पियाजे साहब का। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे कि आपका लगभग हो चुका है, आपका व्यवहारवादियों का सिद्धांत हो चुका है, आपका संज्ञानवादियों का सिद्धांत हो चुका है। आज हम 4 के 4 सिद्धांत हम देख चुके हैं, ठीक है। वैसे 4-5 सिद्धांत हम व्यवहारवादियों का देखे थे। चलिए, तो ये हो जाता है आपका फिनिश, ये ख़त्म हो जाता है। तो अधिगम एक तरह से हम यहीं पर क्लोज करते हैं, अधिगम के जो पार्ट है हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक। कहने का मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल CG कंप्यूटर्स। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।